हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बोर साहब के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे हैं और बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली हैं और नई नई बातें आज हम करेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, तो आज किस बारे में बात करने आए हो सर? तो देखो, हम तो बात पिछले से ही करेंगे। मतलब हम लोगों ने देखा है पिछली क्लास में एंगुलर मोमेंटम। क्या देखा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बोला था कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको NH/2π से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, है ना? क्यों आता हूँ? क्योंकि आप पिछली क्लास कनेक्ट कर लिए होंगे, इसलिए मैं आता हूँ। क्योंकि मैं जब खड़ा हूँगा तो ही आप समझ जाएंगे कि सर बोल का हाँ पिछला वाला हमने ये पढ़ा है, बस उसके आगे जस्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बस यही चल रहा है। मैंने क्या बोला किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ में आएगा, पेशेंस रखिए। तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग MVR होता है वो एक्चुअल में एक फिक्स वैल्यू के बराबर होता है, जिसे NH/2π से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसमें H की अपनी क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। H इज इक्वल टू कितना होता है? 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और पाई की भी अपनी एक वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, ठीक। अब यहां से दो बातें आती हैं, एक तो वेलोसिटी और दूसरी रेडियस। क्या बोले? देखो यार, हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं बनी है ना? तो हर कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा विथ वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है ना, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है यानी एंगुलर मोमेंटम में होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। ये बातें हमने की है, हाँ या ना? यही तो बोला गया था। किसके द्वारा? बोर साहब के द्वारा। बोर साहब हर चीज को फिक्स करने पे लगे हुए थे। बोर साहब ने ये बोला कि एनर्जी का लेवल हर कक्षा में क्या होता है? फिक्स होता है। वैसे बोर साहब ने ये भी बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम हर क्लास का, हर ऑर्बिट का क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है? अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ठीक है फिक्स तो होता है, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी भी फिक्स होती है? क्या इसकी वेलोसिटी भी फिक्स होती है? मतलब मान लीजिए N1 कक्षा है, ये N2 है, ये N3 है, तो N1 में जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा उसी से दूसरे वाले में भी दौड़ रहा होगा, तीसरे वाले में भी दौड़ रहा होगा, चौथे वाले में भी दौड़ रहा होगा। ये पता करना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आप तो साक्षात ये देख पा रहे हो कि अगर ये पहली कक्षा का देखें तो रेडियस क्या है? R1। यहाँ पे देखोगे R1, ये रेडियस क्या है? R2। और इसका कितना है? R3। तीसरी कक्षा का रेडियस R3 है। तो भाई इसका अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अब इंच टेप लेके तो नाप नहीं सकते, है ना? इंच टेप लेके नाप नहीं सकते भाई। ओवरऑल हमको ऐसे बता दिया गया कि लगभग जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का लगभग 10⁻⁻, ऐसे में बोल सकते हैं 11 मीटर होता है। 10⁻11 मीटर किसका होता है? सॉरी, -15 मीटर। 10⁻15 मीटर किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस का होता है। लेकिन सभी के न्यूक्लियस एक बराबर तो नहीं ना होंगे, सबके अलग अलग होंगे न्यूक्लियस। भाई एटम की साइज भी तो बड़ी होती जाएगी। क्या सबके पास केवल एक सेल पाया जाएगा? हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाए जाएंगे। अगर मैं यही बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के अंदर देखो, सोडियम के अंदर टोटल 11 है, और अगर इसका देखा जाए तो 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 सेल पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चले जाओ और नीचे चले जाओ तो मान लो 92 पे हमको यूरेनियम मिलता है, इसका कितना पाया जाएगा? इसके तो अंदर बहुत सारे सेल पाए जाएंगे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो भैया जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ेगी, वैसे न्यूक्लियस का साइज और उस एटम का भी साइज क्या होगा? बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब रेडियस भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। हर सेल का रेडियस अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम किसी भी सेल का रेडियस प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो आज हम यही देखेंगे। पहली बात तो हम रेडियस देखेंगे, दूसरा वेलोसिटी, कि भैया हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी है ये भी हम पता करेंगे, यानी एक फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। और रेडियस कैसे हम निकालें, यानी मान लीजिए अगर N1 सेल में तो इसका रेडियस कितना है, N2 सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस कितना है, N3 में है तो कितना रेडियस है, यानी रेडियस देखेंगे और वेलोसिटी। और रेडियस और वेलोसिटी मिल जाएगी तो फिर ये भी हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि घूम रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, क्योंकि ले दे के खेल एनर्जी का तो है। क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल कहाँ पे फेल हुआ था? यही तो फेल हुआ था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना? तो एनर्जी कम होगी तो हमको ले दे के एनर्जी पे पहुंचना पड़ेगा। कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा? एनर्जी पे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है और कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। ये सब बातें सब क्लियर करनी पड़ेंगी ना भाई। तो बोर्स के मॉडल में हमें बहुत सारा कैलकुलेशन देखना पड़ता है। सबसे पहले रेडियस का लो चाहे, रेडियस को निकालो, फिर वेलोसिटी को निकालो, फिर काइनेटिक एनर्जी को निकालो। तो तीन चीजों का हमको क्या करना है? कैलकुलेस।
कैलकुलेशन, और उसके साथ साथ ये एज्यूम करना है, सॉरी ये भी पता लगाना है कि आगे बढ़ने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। मतलब हम जितना ही न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, रेडियस तो जैसे दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या रेडियस के बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ या घट रही है, क्या एनर्जी में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये सब बातें हम डिटेल में समझेंगे। यानी आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेशन। सबसे पहली कैलकुलेशन हम किसकी करेंगे, रेडियस की। तो स्टार्ट किया जाए, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं खेला को। तो हेडिंग क्या मारेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेल रेडियस। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो मेनली आपको एकदम ना बेसिक से मैं स्टार्ट कराऊंगा, मतलब बेसिक से समझाऊंगा और बेसिक से आप समझोगे। तो मेनली आप सभी लोग जानते हो कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ये सेल्स है, ठीक है ना। और इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बाबू, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो पाथ है जिसपे ये घूम रहा है कैसा पाथ है, मतलब ये जो सेल है वो कैसा है। सर सेल जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब सर्कुलर शेप में है, हाँ या ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किस पे घूम रहा है, एक वृत्ताकार रास्ते पे घूम रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे घूम रहा है, एक वृत्ताकार रास्ते पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है, गोल गोल, गोल गोल घूम रहा है ना। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी ले देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है बाबू, सर्कुलर मोशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए जल्दी। वृत्तीय गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गोल गोल घूमने का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमने का मतलब वृत्तीय गति कर रहा है। हमारी पृथ्वी सूरज का कैसा चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी सूरज का भी क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। यानी पृथ्वी कैसी गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। देखो पृथ्वी का सूरज के रिस्पेक्ट में देखोगे, ऑलवेज याद रखना, पृथ्वी दो तरीके का मोशन करती है भाई। अर्थ दो तरीके का करती है। सन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है। लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट देखोगे, ये तो सन के रिस्पेक्ट में था, और खुद के रिस्पेक्ट में यानी अपने एक्सिस के अबाउट, अपने अक्ष के अबाउट देखोगे तब वो रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है ना। तो मेनली अर्थ दो मोशन करती है, एक तो सर्कुलर और दूसरा रोटेशनल। सर्कुलर रोटेशनल भाई भाई है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन में कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ पथ पे गति करेगा, इसको बीच से बांधा नहीं गया होगा। लेकिन 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 जब एक्सिस के रोटेशनल मोशन में देखोगे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इसको इस पॉइंट से, इस सेंटर से क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो ये होता है, क्लियर है। तो रोटेशनल मोशन में क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। जैसे मैं एक रस्सी ले रहा हूँ, रस्सी को जैसे ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे इस रस्सी के थ्रू बंधा हुआ है। समझ आ रहा ना। जब कभी भी कोई अपने सेंटर से बंधा हुआ होगा और बंध के गोल गोल घूमेगा तो रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति कहलाएगा। जैसे घड़ी की जो सुई है वो कैसा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बांधा गया है, नहीं सर बांधा नहीं गया है, ठीक है ना। कोई रस्सी बांध के रखी है, नहीं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन बस गोल गोल चक्कर लगा रहा है। और जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति करता है तो भैया दो तरीके के बल पैदा होते हैं, यानी दो तरीके के बल लगते हैं उसके ऊपर। आप ना एक काम करिएगा, आप एक चक्री वाला गेम आता है, आप खेलोगे। मैं सर्कुलर मोशन में ये सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी डिटेल में पढ़ाना मेरी आदत रही है तो अगेन पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको फील बिल्कुल ना आए कि हम वृत्तीय गति नहीं जानते हैं। तो अगर आप क्या करिए, कोई होता है ना एक मैरी गो राउंड, आप सुने होंगे। मैरी गो राउंड में होता क्या कि गोल गोल क्या होता है, घूम रहा होता है, एक चक्री मॉडल होता है। उस चक्रिया पे आप खड़े हो जाइए, और जब आप चक्रिया पे खड़े हो जाएंगे तो गोल गोल घूमेगा, तो मतलब आप भी सर्कुलर मोशन करने लगेगा, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको ये फील होगा ना, जानते हैं क्या, कि आप बाहर की ओर ढकेले जा रहे हैं, हाँ या ना। जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। अच्छा एक काम करिए ना, आज के डेट में ना, आज के ज़माने में एक ना सिस्टम आया है शादी ब्याह में, जो सेल्फिया वाला होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फी पॉइंट बोलते हैं, नहीं सेल्फी पॉइंट तो नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे समथिंग कुछ तो बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप देखेंगे उसमें कि आप ऐसे एकदम चुपचाप खड़े हैं, और जो सेल्फी वाला स्टैंड, मतलब मोबाइल ऐसे स्टैंड है, उस स्टैंड में अपने मोबाइल लगा दिया, और वो मोबाइल लेके वो जो स्टैंड है गोल गोल घूम रहा है आपके, है ना।
और फिर आपका वीडियो बन रहा है। तो जब कोई वीडियो हुआ देखेगा तो वीडियो हुआ देखने पे उसको ये लग रहा होगा कि स्टैंडवा खड़ा था, हम गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। हम कह रहे हैं ऐसे कर दीजिए ना, मज़ा आ जाता। स्टैंडवा फिक्स करके गोल गोल जो खड़ा है वही गोल गोल घुमा दीजिए। समझ पा रहे हैं? आया ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। स्टैंड को फिक्स कर दीजिए, गोल गोल अपन ये घूमे। अभी जब गोल गोल घूमेंगे ना तो जो फैशन है तरह ना एकदम नेता की तरह ऐसे खड़े हैं, समझ में आ रहा है, कुल फैशन में बिगड़ जाएगा। और जितना स्पीड में वो सेल्फी स्टिक पर दौड़ रहा था ना, मोशन कर रहा था, उतने स्पीड में दौड़ाइएगा। समझ में आ रहा ना। अब देखिए सब जनी भर मुँह माटी लेंगे, सब फैशन बिगड़ जाएगा, कोनो नहीं खड़ा होगा सेल्फी वाले के सामने। काहे हो रहा है? क्योंकि आप जब सर्कुलर मोशन करोगे तो इसका कारण क्या है, जब आप सर्कुलर मोशन करोगे तो फील होगा ना कि आपको बाहर की ओर कोई खींच रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोनो भूत प्रेत आत्मा है जो आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है। समझ में आ रहा है? तो वृत्तीय गति कभी भी कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो उसके ऊपर बाहर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल। हिंदी में बोलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो इंग्लिश में अपकेंद्र बल और हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर सर। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर की ओर खींच रहा होगा तो कहीं इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चला जाता है। इलेक्ट्रॉन जाता है बाहर? नहीं सर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अंदर में बैठा है प्रोटॉन, प्रोटोनों पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पे होता है माइनस चार्ज, और एक प्लस दूसरे माइनस को खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि इनके बीच में भी फोर्स लगेगा ना, है ना। और यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? जो अंदर की ओर खींचता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अंदर की ओर जो खींच के रखता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तो बाहर ढकेलने वाला फोर्स होगा, मतलब बाहर की ओर कोई खींच रहा होगा, एक तो अंदर वो खींच रहा होगा, सोचो डबल फोर्स लग रहा है। एक कह रहा नहीं बाहर ही चला, दूसरा का कह रहा नहीं अंदर में रहा जाएगा। समझ आ रहा है? इसी असमंजस में ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाता नहीं अंदर जाता है, क्योंकि दोनों बराबर का वो करते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपको दो लोगों ने इन्वाइट किया है खाना खाने के लिए, दोनों लोग मुंह पे सामने से आके बोल रहे हैं कि चलिए आप हमारे घर खाना खा लीजिए। एक मिला कह रहा है कि आप हमारे घर चलिए खाना खा लीजिए, दूसरा का कह रहा है कि नहीं आप हमारे घर खाना खा लीजिए, और दोनों बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप किसके घर जाना पसंद करेंगे? किसी के घर नहीं। सेम कहानी यही होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्र बल भी उतने ही बल से खींच रहा होता है जितना अभिकेंद्र बल खींच रहा होगा। समझ रहा है? जितनी स्ट्रेंथ के साथ अभिकेंद्र बल अंदर की ओर खींचेगा उतने से ही अपकेंद्र बल बाहर की ओर खींचेगा। इसी कारण इलेक्ट्रॉन इधर भागता है ना इधर भागता है, वो इसी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। अगर एक भी बल ज्यादा हो गया, मतलब अपकेंद्र बल ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, अभिकेंद्र बल ज्यादा हो गया तो अंदर चला जाएगा। समझे नहीं समझे? अभिकेंद्र बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो अभिकेंद्र बल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्र बल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, एक प्लस है एक माइनस है, ये सब कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो अभिकेंद्र बल है इसका नेचर कैसा है? देखिए अभिकेंद्र बल देखिए पढ़ाया जाता है सर्कुलर मोशन के दौरान, तो बोला जाता है कि ये दोनों बल जैसा कुछ होता नहीं है, ये कोई दूसरा फोर्स होता है जो ऐसे काम कर रहा होता है। जैसे ये बताओ अभिकेंद्र बल जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इसके बीच में क्या लगा हुआ है? इसके बीच में लगा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। समझ में आ रहा ना? अरे आना बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। समझ में आ रहा है? यही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है इसके ऊपर माइनस है। समझ में आ रहा है? अब आपसे कोई पूछे अपकेंद्र बल का वैल्यू बताइए, तो अपकेंद्र बल की वैल्यू होती है mv² अपॉन r, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दिया होता, किसी न किसी कारण कोई फोर्स पैदा होता है, तो अभिकेंद्र बल का भी वैल्यू कितना होता है? mv² अपॉन r। कितना होता है? अभी mv² अपॉन r। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी mv² अपॉन r और ये भी mv² अपॉन r। क्या हुआ? mv² अपॉन r, दोनों जगह पे क्या है? बराबर है कि नहीं है? सर बतिया तो वही है। हाँ, अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसीलिए तो मैंने बोला बराबर होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ना इधर जाता है ना ही इधर, इसीलिए इस पाथ पे घूम रहा होता है। समझ में आया ना? तो अभिकेंद्र बल की वैल्यू कितनी होती है? mv² अपॉन r। अपकेंद्र बल की वैल्यू कितनी होती है? mv² अपॉन r। और अभी आपने देखा कि ये mv² r किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। या ये जो अपकेंद्र बल बराबर है किसके बराबर है? अभिकेंद्र बल के बराबर है। अभिकेंद्र बल की जगह पे है कौन सा
फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं अगर पता चलूँ करूँ कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो प्रोटॉन को हम किससे दिखाएंगे, जेड से। किससे दिखाएंगे, जेड से। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि अंदर की ओर खींच रहा है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम अभिकेंद्र बल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसी को तो बोलेंगे, क्योंकि अंदर की ओर जो भी खींच के फोर्स रखेगा उसी को हम अभिकेंद्र बल मानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाएगा अपना, अभिकेंद्र बल। और इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है सर, जेड है, अपना प्रोटॉन है, अपना भाई है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, गहरा दोस्त है, अपॉन आर स्क्वायर। तो मिल गया कि नहीं मिल गया। प्रोटॉन को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जेड से, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे एन भी यूज कर सकते हो। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फोर्स है वो कहाँ की ओर लग रहा है, अंदर की ओर। ये फोर्स कहाँ लग रहा है बाबू, अंदर की ओर। और ये जो फोर्स है एक्चुअल में किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन आर के। यानी यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई माइनस, मतलब ई पे माइनस रखो या वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या जाएगा, आर स्क्वायर। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई। अरे आना बोलिए जी। मैंने क्या बोला कि देखो ये और ये दोनों बल बराबर होंगे, है ना। अंदर की ओर कौन सा बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस बल को किसके बराबर होना पड़ेगा, बाहर वाले बल के बराबर होना पड़ेगा। अगर दोनों बल बराबर रहेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पे रहेगा। बाहर वाले बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mv स्क्वायर अपॉन आर से। या ऐसे भी बोल सकते थे कि अभिकेंद्र बल का वैल्यू कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। हम कह रहे हैं कि mv स्क्वायर आर की जगह पे क्या लग रहा है, ये लग रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना। mv स्क्वायर आर की जगह पे मैंने क्या रख दिया, के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हैं। जेड प्रोटॉन है, जेड क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ सेल, सॉरी एटम नहीं, सेल। जिस सेल की बात कर रहे हो उस सेल का रेडियस है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कुछ बचा, हाँ के बचा है। के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 9 × 10 पे पावर 9, 9 × 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। समझे, साइड में इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला पूरा खेला समझ में आ गया, यहाँ भी खेला समझ में आ गया। चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखना क्या होगा, अब क्या होगा, अरे कुछ होने वाला है, ध्यान देना, देखना ध्यान से क्या होने वाला है। ठीक है, देखो ये आर मैंने कहाँ से लिया है, तो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है, आर है, वही मैंने लिया है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुन लेना भाई। ये इलेक्ट्रॉन की अपनी वी वेलोसिटी थी, ठीक है, एम मास था, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन था, जेड था, इसीलिए मैंने ये फार्मूला बनाया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पकड़नी है, कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है, पकड़नी है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। मेरे लिए आप क्या कर दो, इस आर स्क्वायर को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो जब इसको इधर भेज दोगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये हो जाएगा के जेड ई अपॉन एम वी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, एम वी स्क्वायर। यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड ई अपॉन एम वी। ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है ना, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अभी आंसर हम दूसरे ओर से लेके आ रहे हैं। अब हम जानते हैं चूंकि एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। होता है कि नहीं होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। हाँ एम बी स्क्वायर है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भैया एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बोर साहब ने बोला है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यस और नो, ये कल के डेट में हम पढ़ के गए हैं। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम v की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, v की। इन सबको उधर भेज दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर। अच्छे से बारीकी से देखेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ताकि मैं यहाँ पे पुट कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू
एन एच यानी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन पूरे के नीचे 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। एक काम करते हैं इधर लेके आते हैं, हट जाओ बेटा तुम, साइड दो, हवा आने दो। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो वी स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। भाई बोथ साइड स्क्वायर किया हूँ मैं, जो वैल्यू आई है इधर भी स्क्वायर और पूरे इधर भी स्क्वायर। करने में स्वतंत्र हूँ मैं, जो काम इधर करोगे अगर उधर भी वही काम कर दे रहे हो तो बराबर वैल्यू अभी भी बनी रहेगी। ओके हाँ सर, कोनो कष्ट दुख पीड़ा नहीं। तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा ना। इंटू इंटू हटा दो अभी फिलहाल में, वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो लिखो वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर बीच में हिंदी लिख दिए तो इसका मतलब इंग्लिश वाला नहीं आ रहा था। सही बात है, नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे के जेड ई अपॉन पूरे के नीचे एम ऐसे ही रहेगा। वी की वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू लेके आयो, एन स्क्वायर है, फिर क्या है एच स्क्वायर है, उसके बाद फिर क्या है अपॉन 4 पाई स्क्वायर है ना, 4 पाई एम स्क्वायर है एंड आर स्क्वायर है। ठीक है, चलो इन सबको ऊपर लेके जाओ, उन सबको क्या लेके जाओ ऊपर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा के जेड ई ऐसे ही रहेगा। ये सब का सब कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, पूरे के नीचे आ जाएगा m होगा, देखो m एन स्क्वायर एच स्क्वायर होगा। अब देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, देखना मुझे इस यहाँ पे आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आर है, तो एक काम करो ना भाई, इस काम करो, क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, फिर इन सबको इधर भेज दो, तो मेनली क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इधर चला गया, देख पा रहे हो तुम लोग। और इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, के जेड ई 4 पाई स्क्वायर एम आया इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, पूरे के नीचे क्या आ चुका है आर से एक आर कैंसिल, आया ना। देखते जाओ, यहाँ पे उड़ता भिड़ता नजर आएगा, तो थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन सबको उठा के फिर फेंक दूंगा इधर, हाँ या ना। गुड़े में इधर आएंगे तो भाग में, तो क्या मिल गया मुझे, दैट इम्प्लाइज, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे के जेड ई 4 पाई स्क्वायर एम आ गया, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है इसमें, ये देखो, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलते हैं, h नहीं बदलता है, k नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, e भी नहीं बदलेगा। ध्यान से समझना, एक्चुअल में क्या है, z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और e क्या होता है, हमेशा ध्यान देना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं सही फॉर्म में लिख देता हूँ, e जब भी जहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, बिल्कुल, 9.1 × 10⁻31 kg होता है कि नहीं होता है, ये भी फिक्स होता है। बाकी वेलोसिटी तो निकल ली है, वेलोसिटी है नहीं, और के क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, और एच भी क्या है इसमें, कांस्टेंट है, हाँ है ना। तो एच की भी वैल्यू हमको पता है, 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब देखना क्या होगा, क्या यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं है। कौन कौन कांस्टेंट है सर, एक तो एच कांस्टेंट है, दूसरा के कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स वैल्यू है, वो बदलने वाली नहीं है, ई कांस्टेंट है, 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, एम ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सब लगभग कांस्टेंट है। केवल क्या बदलेगा, एक तो एन बदलेगा। व्हाट इज एन, एन क्या भैया, सेल नंबर, नीचे लिख दो इसको भी, एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल का कौन से नंबर का सेल है। ओके, हाँ या ना, बोलो कोई दुविधा नहीं। पाई ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो ध्यान से देखो ना, बदल क्या कह रहा है, एक तो सर जेड बदलेगा,
भाई जैसा जैसा हम लेंगे एटम वैसे वैसे जेड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे हाँ ना बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल रहे होंगे ना, बिल्कुल। और एन बदल रहा होगा, दो चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? किसी भी आइटम को लोगे तो उसके अंदर, मतलब देखो ये सिर्फ एक आइटम के लिए ना हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, बहुत सारे आइटम, कोई भी आइटम हम ले सकते हैं। तो कोई भी आइटम लूँ मैं, उस हर आइटम के लिए H K E 4 पाई M ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट। लेकिन बदलेगा क्या और क्या? N और Z। तो मैं जो बदल रहा है उसको किनारे कर दे रहा हूँ और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे ये मिलेगा R इज इक्वल टू नीचे दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, N स्क्वायर अपॉन Z अलग और बाकी H स्क्वायर अपॉन K E 4 पाई स्क्वायर M ये अलग, एक ब्रैकेट में, ठीक है, हाँ या ना। और इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा? सॉल्व। इस पूरे को मैं क्या करूंगा? सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक में कोई दुविधा? यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ। इस पूरे को मैं यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ, इस पूरे को मैंने साफ कर दिया क्योंकि यहाँ से आपको पता है। तो एक काम करो, यहीं से उठा के लेके आ जाओ इधर, ठीक है। यानी क्या मिल गया मुझे? R इज इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन Z इंटू H स्क्वायर अपॉन K E, या ऐसे लिख दो सही तरीके से, 4 पाई स्क्वायर K E M, ठीक है। या और ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को जब रख के सॉल्व करोगे, यानी सबकी वैल्यू रख दो। H की वैल्यू पता है, अगेन लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि लिख के तुम संतुष्ट रहो। 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और M की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इतना सब आ गया। इन सबको जब आप यहाँ पे रखोगे तो रख के सॉल्व कर दोगे। जब आप यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? N स्क्वायर अपॉन Z इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 529 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स R इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.529 एंगस्ट्रॉम और इंटू N स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर। किस में आएगा भैया? मीटर में। मीटर में नहीं, इसको किस में निकाल के दे दिया गया है? एंगस्ट्रॉम में। किस में रख दिया गया है? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। क्लियर? हाँ या ना? अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻−10 मीटर, ठीक है। इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। बहुत छोटी दूरी के लिए हम क्या लेते हैं? एंगस्ट्रॉम लेते हैं। ये मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर? 10⁻−10 मीटर। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस की कहानी चल रही है तो छोटा तो होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? रेडियस आ गया। रेडियस का फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो रेडियस किसके बढ़ाने और घटाने पे बढ़ेगा और घटेगा? बताओ सर। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर। सेल का नंबर बढ़ेगा तो इसके स्क्वायर में रेडियस का भी मान बढ़ेगा। सॉरी, यानी रेडियस बढ़ाना है तुमको तो N स्क्वायर का वैल्यू बढ़ा दो, मतलब सेल का नंबर बढ़ाओ। यानी सेल बढ़ रहा होगा तो रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन 2 गुने फॉर्मेट में। क्लियर है? पहली चीज क्लियर हो गई, हाँ या ना। दूसरा, R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू Z। जितना प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा उतना रेडियस क्या होगा? कम होगा। यहां से लिख सकते हो, सेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, हाँ या ना, ठीक है ना। रेडियस भी बढ़ेगा। ऐसे ही प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्यों? आखिर सेल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है साइज बड़ा हो रहा है। किसी सर्कल का, मान लो ये छोटा सर्कल है, फिर इससे बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, तो सर्कल की साइज बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा ही। लेकिन प्रोटॉन के बढ़ने से क्या होगा? तो देखो, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा तो उतना ही उसकी खींचने की शक्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी उतना ही अंदर की ओर खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, हाँ या ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, जब यहाँ पे नंबर बढ़ेगा तो इसको ये खींचेगा बहुत तेजी से। जब तेजी से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो जब भागेगा तो सेल की साइज छोटी होगी कि नहीं होगी? छोटी होगी। तो इसीलिए जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन खींचेगा अपनी ओर। प्रोटॉन की खींचने की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा जेड इफेक्टिव। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जेड इफेक्टिव।
आगे जाके पढ़ाया जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये सब कुछ आपको पीछे बहुत आगे पढ़ाया जाएगा, वो सब छोड़ दो अभी, ठीक है ना। मेनली क्या है कि यहाँ पे जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति इसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ गया तो इसकी सेल यहाँ पे शिफ्ट हो गई कि नहीं होगी, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है ना। तो प्रोटॉन बढ़ाओगे तो रेडियस क्या होगा, घटेगा, और जितना ही दूर भागोगे सेल का, जितना ही बढ़ाओगे उतना ही रेडियस बढ़ेगा। क्या यहाँ तक कंक्लूजन समझ में आ गया? बारी बारी मैंने समझा दिया, है ना। अब तुम चाहे किसी का भी कोई भी सेल नंबर लो, कोई भी एटम लो, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल लेके बता देता हूँ, तो आपका रेडियस का खेला खत्म हो जाएगा, फिर हम वेलोसिटी को हम देख लेंगे। तो अब जैसे देखो हाइड्रोजन के ले लें, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर अगर देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ क्या होता है, रेडियस भी, मतलब एक ही सेल ही होती है। ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद एक ही सेल मिलेगी आपको, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ N1 है, N1 मतलब एक ही सेल है, तो N की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहला मतलब एक के सेल है उसके अंदर, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, एक, और Z की वैल्यू भी कितनी है, एक ही है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन का रेडियस निकालूँ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा, RH लिख दूंगा, RH इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मेरे पास 0.529 N स्क्वायर बाई Z होगा। अब देखो यहाँ पे 0.529 ऐसे ही रहेगा, N की जगह पे क्या पुट कर दोगे भाई, N इज इक्वल टू क्या है, एक है, तो एक रख दूंगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन मतलब Z की वैल्यू कितनी है, एक है, तो Z की जगह पे भी क्या रख दूंगा, एक, यहाँ पे N का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 529 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ऐसे हम किसी का भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अब आराम से कर लोगे। जैसे मान लो हीलियम का अगर आपको करना हो, तो हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं सर, Z की वैल्यू 2, क्योंकि हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन के नंबर होते हैं, तो प्रोटॉन कितने इसमें 2। और अगर इसमें देखा जाए सेल कितनी होती है, तो सेल भी कितनी होती है यहाँ पे, एक, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर मैं रेडियस ऑफ हीलियम देखूँ तब, तो रेडियस ऑफ हीलियम अगर देख रहे हो, रेडियस ऑफ हीलियम यानी R, यहाँ पे लिखो R और यहाँ पे लिख दो HE, तो क्या होगा सर, वो होता है फॉर्मूला 0.529 गुणे N स्क्वायर, N की जगह पे क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बाई पूरे के नीचे 2 से डिवाइड कर दो, है ना। अरे हाँ ना बोलो, डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब जो भी आएगा आप खुद कैलकुलेट कर लो, 0.529/2 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन के क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के रेडियस से हीलियम का रेडियस क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन क्या हो गया है, बढ़ गया है, प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अबाउट रेडियस। तो कैसे किसी भी सेल का हम रेडियस निकालेंगे, समझ में आ गया, है ना। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मुझे एंड करना चाहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेलोसिटी, नहीं तो सब ऊपर चला जाएगा। ओके, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।